डॉक्टर एन के शर्मा जी के साथ काफ़ी लंबे समय से मैं टच में हूँ। इनको जब भी मैंने पाया किसी भी तरीके से इन्होंने मदद की है, लेकिन इनके साथ भी समस्या यही है कि कई बार ये तीखा बोल जाते हैं अपने पेशेंट को, या हमसे बात कर रहे हैं, तीसरा आदमी क्या सुन रहा है उनको एहसास भी नहीं होता कि अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कोई छुपाने वाली बात है। लेकिन जब तीसरा आदमी सोचता है उसको लगता है कि आप मुझे हर्ट कर रहे हो। तो हम लोग जिस प्रोफेशन के साथ हैं, जैसे मैं पत्रकार हूँ, आप डॉक्टर हैं, हर आदमी एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को असुरक्षा ना हो, उसका सम्मान न जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब मैं एन के शर्मा जी से पूछना चाहूँगा। एन के शर्मा नहीं, मैं डॉक्टर बीपी सिंह। अच्छा, बीपी सिंह आप शायद एन के शर्मा जी के पास गए होंगे, बीपी सिंह जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इंटीग्रेटेड उसमें जी। वो आप एक्चुअली मास्क लगाए रहते तो कंफ्यूज हुआ, चेहरा भी आपने। मैं तो जो डॉक्टर करें बेस्ट देता हूं पेशेंट को, शायद आप डॉक्टर एन के शर्मा जी से। आई गारंटी एवरी डॉक्टर गिव द बेस्ट। नहीं, पर मैं इसमें ये बात बोलना चाहूँगा कि जो हर्ट की बात है ना, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम नहीं चाहते आपको हर्ट करना। हम चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, कोई डॉक्टर हमारे पास आज की डेट में क्लिनिक पर अगर कोई सामर्थ्य नहीं है, हम उसका फ्री में भी इलाज करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसा आपको हर्ट हुआ ऐसे हमें भी हर्ट होता है। मेरा ये था कि बाकी सबको मालूम है कि एलोपैथी में अगर इंग्लिश वाले डॉक्टर के पास जाएं जो एलोपैथिक के जरिए इलाज करते हैं, तो इमरजेंसी में उनके पास जाएंगे तो हमारा ये बेसिक आईसीयू में चले जाएंगे, वहाँ वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, तुरंत हमें रिलीफ मिल जाएगा। आयुर्वेद में भी क्या इस तरह का कोई वो है कि आपको अगर चोट लग गई तो कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं? अगर है तो इसके बारे में हम लोगों को या मास लेवल पे उस तरह की जानकारी नहीं है, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, एक अच्छा सा वो कर रहे हैं, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग, ताकि लोग एजुकेट हो सके, उनको लगे कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो हमें आयुर्वेद में भी इस तरह की ट्रीटमेंट मिल सकती है। जी मैं बोलूँगा डॉक्टर, मैं बोलूँगा आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। जो आपने बात की है, सबसे बड़ी कमी वही है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। अभी तक समाज में लोग ये सोचते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं ये तो शायद ऐसे ही पढ़ के आ जाते हैं। इन लोगों का एक्चुअल में हमारा सिलेबस ही नहीं बताया कि हम क्या पढ़ के आ रहे हैं। हमें अगर ऐसे मंच मिलेंगे तो हम बताएंगे वहाँ पर। और आज मैं बताना चाहूँगा इस मंच से कि हमें तो डबल पढ़ना पड़ता है। हम एलोपैथ भी पढ़ते हैं और आयुर्वेद भी पढ़ते हैं। आयुर्वेद को एलोपैथ से कंपेयर करते हैं। हमारे पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में भी है, एलोपैथ में। मैंने इसलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात आपसे की थी, और मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ही इम्प्रूव करता हूँ और गवर्नमेंट से भी डिमांड करता हूँ कि इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आप मेरे पास आए, आपको फीवर हो रहा है, तो मुझे वहाँ पैरासीटामोल देनी ही पड़ेगी। हालांकि आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन हैं फीवर की, लेकिन आपको क्विक रिलीफ चाहिए, आपको ड्यूटी पे जाना है, आपको क्विक रिलीफ चाहिए, तो मैं वहाँ पैरासीटामोल दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, लिवर डिजीज है, स्टोन है, तो मैं वहाँ आयुर्वेद से ट्रीटमेंट दूंगा। तो आपका एक ही डॉक्टर के पास दोनों ट्रीटमेंट मिल गई। आपको फीवर का भी ट्रीटमेंट मिल गया और आपको क्रॉनिक डिसीज का भी ट्रीटमेंट मिल गया। इसलिए मैं तो पुरजोर समर्थन करूंगा कि इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही होना चाहिए, जिससे पेशेंट को दो डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। आप एक मिनट आपको, जैसे मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, आपको फीवर हो रहा है और आपको लिवर की प्रॉब्लम भी है, आपको स्टोन भी है, तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर कहेंगे भाई बुखार की दवाई मैं दे देता हूँ, आप स्टोन का ट्रीटमेंट या लिवर का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पर होगा। और हम दोनों ही ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, फीवर का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपका क्रॉनिक डिसीज का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इससे बेटर क्या है, और बहुत कम कॉस्ट पे कर रहे हैं। जो आप मैम ने कॉस्ट की बात की, अभी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की फीस एलोपैथिक डॉक्टर्स के मुकाबले बहुत कम है। जैसे डॉक्टर पीयूष जुनेजा ने कहा, वो बात बिल्कुल सही है इनकी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि आदमी मोबाइल तो 1 लाख का ले रहा होता है, लेकिन हम अगर उससे 100 रुपये भी फीस मांगे तो कहते हैं डॉक्टर साहब देख लो मैं पत्रकार हूँ, कुछ कम हो जाए, मैं पत्रकार हूँ देख लो। 2 बार कहेगा मैं पत्रकार हूँ सर, तो हम सोचे भाई पत्रकार है कि हमारी पेपर में बात में निकाल दे, टीवी पर ना बोल दे, तो आपके लिए फ्री कर दिया साहब हमने। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको इतना डर क्यों भाई साहब पत्रकार के? नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया है, नॉट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने किसी पत्रकार के लिए नहीं बोला, सॉरी मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हर आदमी ये बोलेगा साहब मुझे
मोदी साहब ने भेजा है, मुझे मैडम मीनू वालिया ने भेजा है, देख लेते कुछ हो जाता। तो मतलब इतनी बार्गेनिंग क्यों? डॉक्टर 100 रुपये फीस ले रहा है, तो उसमें भी बार्गेनिंग क्या, वो सोचता है फ्री में देख ले इसको। तो मैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा की बात को बिल्कुल सच मानूंगा। मोबाइल 1 लाख का होगा, लेकिन डॉक्टर को फीस 100 रुपये भी नहीं दे सकते। तो ये बिल्कुल सच बात है डॉक्टर सर, ये फैक्ट है, बिल्कुल समाज में बिल्कुल फैक्ट है। और मैं तो फिर यही कहूँगा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, जिससे आपका इलाज एक ही जगह पे हो सके, आपको 2 डॉक्टर को फीस ना देनी पड़े। थैंक यू सो मच। नहीं, ये आपका जवाब अच्छा था। सवाल में कहीं ये बात भी थी कि इसका प्रचार कर, मतलब लोगों को पता चले, उनको कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं सबसे पहले ये कहा कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को प्रचार नहीं कर पा रहे, हम गवर्नमेंट के सामने ये कह नहीं पा रहे, लेकिन मोदी जी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी भी पढ़ के आते, सबसे पहले सुश्रुत ने ही सर्जरी स्टार्ट की थी, और ये सब मेरा समर्थन करेंगे, टोटल सब समर्थन करेंगे। सबसे पहले सर्जरी सुश्रुत ने ही स्टार्ट की थी, और अभी जो है मोदी जी ने उसको नियम बना दिया है। जैसे कि नियम किसानों के लिए बनाया, किसान तो अपने धरने पर बैठे, उसको लौटा रहे, हम लोग धरने पर नहीं बैठे, लेकिन आईएमए वाले उसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। लेकिन जो नियम बन गया वो तो बन गया। हमने जो सर्जरी पढ़ी है, पूरी सर्जरी पढ़ी है, हमें सर्जरी करने का अधिकार है, और मोदी जी ने उस अधिकार को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को। थैंक यू सो मच। चलिए, अब चरक संहिता में पढ़ने को आप बात कर रहे हैं, तो ये बात सामने आई है फिलहाल। आई थिंक थ्रू दिस डिस्कशन, आई थिंक दिस होल आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट मेडिकल मैनेजमेंट वुड मीन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूँगी आप लोगों ने, और क्योंकि डॉक्टर वालिया से भी बात होती रहती है, जो प्रेशर्स की बात की आपने, सुन लिया आपने भी कही कि ये तीखे होते हैं। आई थिंक सम वे वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जो डॉक्टर्स हैं, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो कई बार उनके अपने प्रेशर्स होते हैं। तो आई थिंक इट्स बोथ वेज, एक तरफ पेशेंट प्रेशर में है, दुख में है, दूसरी तरफ डॉक्टर की भी प्रेशर है। आई थिंक वी हैव टू क्रिएट दैट सेम्बलेंस, आई वुड से, कि हम सब समझे थोड़ा एक दूसरे के लिए। एम्पैथी एक शब्द है, एक वर्ड है, जो हम सब एक दूसरे के लिए लाएं तो हम सब के लिए ही बेहतर होगा। मुझे लगता है इतने एक्सपीरियंस लोग हैं कि हम बात करते रहे तो शाम और हो जाएगी, बट विल हैव टू रियली रैप इट अप हियर। And thank you so much to all you experts and esteemed panelists who have really, shared your insights and inputs. Thank you very much to the audience as well. I've been so kind that they've not asked many questions, but thank you so much to the lovely audience sitting in this sunny but also a little bit of Dr. Sagar, आपको बोले बिना कैसे जाने देंगे? Please बोलिए. You see, again, we started with teamwork. In other words, in medical terms, otherwise it is called a holistic approach. Holistic approach अगर हम अपनाएंगे तो वो सभी के लिए फायदेमंद होगा। दूसरा, मैडम जो बता रही थी कि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ और डॉक्टर की वाइफ भी हूँ, और मैंने ये देखा है, तो जो स्कूल की जो हमारा सिस्टम बना, इसमें बच्चों को घर में बैठ के एजुकेशन देने का एक दूसरा फायदा भी हुआ। हम माने या ना माने कि हमारे पेरेंट्स के लिए भी वो एक प्रेशर कोर्स हो गया। Exactly, yeah. वो जो पेरेंट्स जो हैं, probably in the time to come, the parents will be in a position to give a better education, better background, better preparation to their kids, because they have also known, and they have also known the pain of the teacher पे they go through. अल्टीमेटली ये नहीं कि बच्चे को जैसे बोला कि बच्चे को स्कूल में भेज दिया और हमारी विद्या खत्म, ऐसा नहीं। वो अब उनको ये पता चला कि जो टीचर जिनको हम सबसे कुछ करते नहीं हैं, वो तो बस ऐसे ही है, तो वो नहीं है। उनको कितनी पेन से वो गुजरते हैं, उन बच्चों को समझाने में, उनको ग्रो अप करने में, उनको बिल्डअप करने में उनका क्या रोल है, और उस रोल अदा करने से हमारे पेरेंट्स जो भी, हम पेरेंट्स जो हैं, हमने भी बहुत कुछ सीखा है उन टीचर से। एंड आई थिंक उसके लिए मैं अपना हमने Zoom और Google Meet भी पेरेंट्स ने सीख लिया, टेक्नोलॉजी की भी बहुत सीख ली, और ये भी एक लर्निंग है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं, और किसी का धन्यवाद करने के लिए हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ए वाइज मैन will always like to thank people and show gratitude for all the learning which they have. Very good word. Gratitude is a great word. There is no one
वो सेल्स के लिए ठीक है, मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो अहंकार है और वो सबसे गिरा हुआ इंसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी इस कोरोना ने हमको जीना सिखाया, कोरोना ने हमको जीने की राह दिखाई, कोरोना ने हमको नए रास्ते बताए हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि अगर आप बनाई हुई सड़क पे चल रहे हैं तो वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक सड़क है। इसलिए एक छोटा सा है कि आप सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही मिलेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। And that's a lovely line. That's a lovely line to end with, and I think two words, key words usually emerge were gratitude, as Dr. Sagar said, and empathy, understanding each Always be other. thankful to people. जी, जिस बंदे ने आपके साथ नुकसान किया है, आप उसका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसने आपको जीने की एक नई दिशा दिखाई। प्रगति ने ये प्रूव कर दिया है कि जो कुछ नहीं, आप ये देखिए कि आप लेक को देखिए, माउंटेन को देखिए, गंगा माता को देखिए, यमुना को देखिए, कि जो करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जो कुछ नहीं हासिल हुआ, वो उस कोरोना ने करके दिखा दिया। of course. So हम अपने परिवार, मैं एक परिवार को ट्रीट कर रहा था, जयपुर का परिवार था, दिल्ली से बैठ के ट्रीट कर रहा था, बहुत हाई फाई परिवार है। उन्होंने जब मेरे को ये बोला कि हम घर में 7 प्राणी हैं, हम 7 को कोरोना हो गया, दिस समथिंग वेरी यूनिक। और हमारा बहुत बड़ा घर है, डॉक्टर साहब हमको बताएं हमको कैसे कैसे रहना चाहिए, कैसे हमको खाना खाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आपकी लाइफ के अंदर ये कोरोना एक ब्लेसिंग बन गया, क्योंकि आप सभी कोरोना से पीड़ित हैं, आप एक दूसरे को नुकसान दे रहे। जो पिछले 25 साल से आप परिवार मिलके नहीं बैठा है, आप परिवार से मिलके बैठिए। जी, आपने यही कहा कि ये जो लर्निंग है हमारी एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे की, ये बहुत बड़ा जज्बा जो ठीक है कोरोना ने दिखाया, इट वाज काइंड ऑफ अ टेस्ट, बट वी ऑल हैव लर्नड आवर ओन लेसन्स, वी हैव आवर ओन स्टोरी। थैंक यू सो मच to this very esteemed panel here, and on behalf of Gandhi Seva Awards Medical Welfare Association, and thank you all of you who joined here. I think this is a unique occasion that we are all gathered here offline. Online तो बहुत सारे लोग मिल ही रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for giving us an opportunity to be on this stage. Thank you very much. एक सम्मान चिन्ह रखा है परमेश के लिए। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट का कि उन्होंने इस मंथ को सुसज्जित किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो राखी बख्शी ऑल्सो बीइंग वंडरफुल आंसर। तो राखी बख्शी ऑल्सो। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी रणवीर गहलोत जी को कि वो यहाँ स्टेज पर आकर के डॉक्टर सुनील सागर जी को सम्मानित करें। मैं बुलाना चाहूंगी प्रसून शुक्ला जी को कि वो यहाँ आकर के डॉक्टर विनोद शर्मा जी को सम्मानित करें। तालियों का लेवल शायद कम होता जा रहा है, आई होप कि मुझे दोबारा ना करानी पड़ेगी एक्सरसाइज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आचार्य मनीष जी से कि वो यहाँ स्टेज पर आकर के डॉक्टर मीनू वालिया जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके एक्सपीरियंस के लिए, और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी वैल्यूएबल नॉलेज हम सबके साथ शेयर करी, उसके लिए आई गेस दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं बुलाना चाहूँगी सतीश भार्गव जी को कि वो यहाँ स्टेज पर आकर के मिस्टर NC शर्मा जी को सम्मानित करें। नाउ मैं प्लीज रिक्वेस्ट जितेंद्र बच्चन जी टू प्लीज कम ऑन स्टेज, और यहाँ मिसेस विजय सूद जी को सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पवन यादव जी से, द चेयरमैन ऑफ कैपिटल ड्रीम, कि वहाँ यहाँ स्टेज पर आकर के वो डॉक्टर BP सिंह जी को सम्मानित करें। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगी रणवीर गहलोत जी से कि वो यहाँ स्टेज पर आकर के मिस्टर सरबजीत बेदी जी को सम्मानित करें। जिंदू जी आप स्टेज पर बने रहें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी को भी सम्मानित करें, और एक बार इसी के साथ जोरदार तालियां हो जाए।
हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट के लिए निर्माता हैं, आप मुंबई से बता रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमको यहाँ आमंत्रित किया। बताना चाहूँगा कि हम लोग ट्रेडिशनल निज़ामी ब्रदर्स दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरो वहाँ के दरबारी कव्वाल हैं। और जैसे कि नवीन भाई ने बोला, ये 2 लाइन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हज़रत अमीर खुसरो की रचना बहुत मशहूर है। छाप तिलक सब चीनी मोह से रहना मिला के 2 लाइन आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। निरे गा मा गा रे नि दासा खुसरो रैन सुहाग की सो जागी पी के संग खुसरो रैन सुहाग की सो जागी पी के संग और तनोला मन भी होगा सो दोनों एक ही रंग छाप तिलक सब चीर मोह से नैना मिला के छाप तिलक सब चीर मोह से नैना मिला के नैना मिला के सैना चला के नैना मिला के सैना चला के बात अगम कह दी मोह से नैना मिला के आप तो सैया बने मन मोहन आप तो सैया मोरा सैया मोरा सैया सैया आप तो सैया वह बने मनोहर मोहे बेदम कर दी मेरे मोह से नैना मिला के हे लाल मोरी पति रंगियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सैवल दा सखी शाबाज कलंदर टमाटम मस्त कलंदर आधी दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर लालो दा लाल कलंदर वो लाल मोरी वो लाल मोरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आए बला झूलेलाल सिलविदा शहरवलदा सही शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर पामरा बना मामा मदरा ना बना मामा नी दानी दाबा मामा माना बना मामा मानी दानी बना बा सदानी रानी दा मामा करेगा दमादम मस्त कलंदर। कहना चाहूँगा मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए हमारी बहन सुप्रीत बेदी जी, हमारे भाई नवीन भाई, क्या बात है कि इतना ऊंचा मकाम हो आपका, इतना ऊंचा मकाम हो आपका और सारी दुनिया में नाम हो आपका और मंजिलें खुद ब खुद कदम चूमे जिस जगह पर कायम हो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको कहते हैं ना महफिल में 4 चांद लगाना, वो यहाँ पे हमारे निजामी ब्रदर्स ने करके दिखाया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जितना उनके कानों को इन्होंने ट्रीट किया ना, दैट इज लाइक अमेजिंग। एक बार जोरदार तालियां। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे निजामी वो आई गेस हमारा सम्मान एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। क्या बात है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइकन कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला है, एक्सक्लूसिव ऑफर है MWA प्रोफेशनल्स के लिए। सो एक्सक्लूसिव पेमेंट प्लान इज देयर 50-50 इन ऑल प्रोजेक्ट्स, whether ready to move in or under construction. 42-inch smart LED TV on every booking. So I guess आप सबको चाहिए होगी, so you can go and talk to them. Complete waiver of loan processing fee, and finally rupees 500 per square feet additional discount for MWA professionals. For further information, you can contact Mr. श्याम सिंह। ये आपके पीछे खड़े, एक बार हाथ खड़ा करके दिखा देंगे प्लीज। जो इनके लिए भी कि जितने भी लोग यहाँ हैं इस ऑफर को अगर अवेल करना चाहें तो जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम रखा जिसमें हम लोगों को एक तो मोटिवेशन दे रहे हैं, दूसरा सेवा की बात हो रही थी। सेवा की बात हमने, जैसे मैं आप जानते हैं कि मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। बॉम्बे में हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि गुरुद्वारों में सेवा कर रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन 12,000 पुलिसकर्मी जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे उसमें से 240 लोग मरे भी हैं, कोरोना से मरे हैं। तो सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो जहाँ पे सफाई कर्मचारियों का रहा, हॉस्पिटल वालों का रहा, पुलिसकर्मियों का रहा। तो सेवा जो देखने को मिली है पूरे देश भर में, तो जितना भी सम्मान किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए या उनको मोटिवेट किया जाए, अवार्ड फंक्शन किए जाए, उतने ही काम है। हमने देखा वहाँ पे बॉम्बे में कि जैसे हम लोग फाइनेंशियली बहुत से ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो भी बन सकता था वहाँ पे पहले हमने 100-200 लोगों के लिए फूड प्रोवाइड किया, फिर कुछ और हैंड्स आए, 500-1000 के हो गए, फिर उसके बाद 5वें-6वें दिन 2000 के लिए भी हो पाया, फिर पर डे 20,000 भी लोगों के लिए कर पाए हम, क्योंकि लोग सेवा करना चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। कोई मंच दे, कोई प्लेटफॉर्म दे, कोई ऐसा व्यक्ति पहले खड़ा होता है जो इस तरह से लोगों को मतलब जोड़ लेता है। तो आज जो गहलोत साहब, नवीन साहब ने जो काम किया है, इस तरह के मैं कहूँगा कि प्रोग्राम होते रहें, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता रहे, लोग जुड़ना चाहते हैं, लोगों को जोड़ा जा सकता है, ये करते रहें। और इसके लिए मैं बेदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को मतलब जो है रखा और हम सबको यहाँ पे मान सम्मान दिया। आपसे आग्रह करना चाहेंगे सर, कोई डॉक्यूमेंट्री डॉक्टर्स के लिए भी आप बनाएं जो कि आपके माध्यम से पूरे देश में प्रसारित हो। जी, मैं सबसे पहले तो इसी के लिए प्रयासरत हूँ और मेरी टेक्निकल टीम भी आई है। मुझे खुद कोरोना हुआ था और अच्छी बात यह है कि सुबह शाम हेल्थ मिनिस्टर मुझसे पूछते थे, हेल्थ सेक्रेटरी पूछते थे। एक बार मोदी जी ने भी कॉल करके पूछा कि बेदी जी आप ठीक हैं? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और मैंने जो ट्रीटमेंट लिया तो 7 दिन में लाखों रुपए नहीं खर्च किया, सिर्फ 7,000 की दवाई आई थी। और मैंने हज़ारों लोगों को, ऐसे डॉक्टर्स को कहा कि भाई इन लोगों से आप जुड़िए, इनसे दवाई लीजिए, 5-7 हज़ार रुपये की दवाई आती है। अगर आपके पास लाखों रुपए है तो आप फोर्टिस में जाइए, फलाने हॉस्पिटल में जाइए और कहीं भी जाइए। फिर उन्होंने कहा कि बेदी जी आप इतना ज़्यादा फ्लाई करते हो। मैं बहुत ज़्यादा फ्लाई करता हूँ, अभी भी मैं 5-6 महीने में 42 टाइम्स फ्लाई मैंने किया, मेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे काम भी करना है, भाग दौड़ भी करनी है, मैंने बिजनेस भी करना है अपने फील्ड में भी, और मेरे 2-3 फील्ड हैं, तो सर मुझे काम तो करना है, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा ठीक है आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ काम करें। आप बिल्कुल वो जो डर है, जज्बे की बात हो रही थी, तो जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप डरेंगे नहीं। तो मैं सर एक दिन में 3-3 सिटी भी मैंने अपने जो मीटिंग्स की हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी सर, जज्बे से काम कीजिए, सेफ्टी से काम कीजिए और इसी तरह से लोगों को मोटिवेट करते रहिए, जोड़ते रहिए, यही कहूँगा। धन्यवाद। Thank you so much sir for your kind words. Now may I please request Mr. Ashwini Mangal ji to please come on stage. Sir Manish ji to please come on stage. और एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। Thank you for gracing the ceremony, sir, for gracing this award ceremony.
May I please request Mr. Prashun Shukla ji to please come on stage. डॉक्टर अंशुल गौर जी 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस लेकर के हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनका खुद का डेंटोफेशियल एस्थेटिक सेंटर भी है देहरादून में, और देहरादून से हमारे बीच यहाँ आए हैं तो तालियां तो और जोरदार होनी चाहिए शायद। सो मुझे लग रहा है सबको ठंड लगना शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच सर। एजुकेशन सेक्टर से सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नाउ मे आई प्लीज कॉल ऑन स्टेज डॉक्टर P.T. सारस्वत। Owner of Tirupati Eye Center, Noida, Uttar Pradesh, India. She has extensive experience in the field of cataract, retina and treatment of diabetic retinopathy and AMD. She has been the pioneer of suture-less cataract surgery in Noida, which she started in 1998. Can we please have a big round of applause for ma'am? May I please call upon stage Mrs. Pratibha Chaudhary ji. So ma'am is also principal in school from last 6 years. The principal of the school and total experience with the education sector in 27 years. From last 27 years, ma'am is in education sector. Wow, that's amazing. See, ma'am is getting standing ovation also. I am 2 years ahead. Oh my God. An international organization for clinical trials, R&D, business development, regulatory affairs, contract manufacturing. Now may I please call upon stage Ms. Bhamini Shekhar ji. कार्यक्रम होते थे इससे पहले भामिनी जी के बच्चे, स्कूल के बच्चे हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे और कोविड के नियमों को पालन करते हुए इस बार उनके स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। Thank you so much, ma'am. Now may I please call प्रसून जी से भी आग्रह करूँगा मंच पर। जितेंद्र बच्चन जी आपसे भी आग्रह करूँगा। ये दोनों बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं इनके सामने खड़े होने की हैसियत भी रखता हूँ, इसलिए नहीं आ रहा। Now may I please call on stage Ms. R.J. Rekha. आप इनकी आरजे रेखा के कई चैनलों में वॉइस ओवर सुन चुके हैं। मैं चाहूँगा कुछ बोल के भी दिखाएं। ये मेरे साथ ट्रेजेडी है कि जब भी कहीं जाती हूँ तो माइक सबसे पहले हाथ में दे दिया जाता है, क्योंकि उम्मीद यही रहती है सबको कि भाई रेडियो पे हैं तो ज़रूर कुछ बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जब रेडियो पे बोलते हैं तो लोगों के हाथ में बटन होता है ऑफ करने के लिए हम लोगों को, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई बोलिए आप। लेकिन एक और मज़े की बात यह है कि रेडियो पे हमें तालियाँ सुनाई नहीं देती और यहाँ पे हमें तालियाँ भी सुनाई दे जाती हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू। यही चाहती थी क्योंकि आज मैंने यहाँ पे एक डिस्कशन सुना और बहुत अच्छा लगा, और वाकई हमारे मेडिकल फील्ड के लोगों ने बहुत मेहनत की है कोरोना के इस पेंडेमिक के दौर में, और ऐसा लगा कि शायद सबसे ज़्यादा मेहनत वही लोग कर रहे थे। साथ ही साथ इतने सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। हम लोग सब जुड़े रहे, एक आम आदमी ने भी, एक आम इंसान ने भी कहीं ना कहीं अपना छोटा सा भी योगदान दिया, तो हम लोग इस चीज़ से निकल पाए। और मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी भी ज़रूरत है कि हम थोड़े से अवेयर रहें, थोड़ा सा और इस चीज़ को, बस कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, तो ये पूंछ और निकल जाए, उसके बाद टेंशन नहीं होगा। कहते हैं कि छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ी कोशिशें आसान हो जाती हैं, बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं।
और क्योंकि मैं रेडियो से हूँ, मुझे शौक होता है माइक पे बोलने का, जैसे ही हाथ में आ जाता है मैं बोलती चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बोर हो जाए, इसलिए इतना ही कहूँगी कि थैंक यू सभी ऑर्गेनाइजर्स का। मैम ने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है, एक मंच दिया है, सभी को सम्मानित किया है, और जो भी मंच पे यहाँ पर गुणीजन आसीन हैं उन सबका मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी लोगों का जो यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आप लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच। बालाजी हाइड्रो ग्रुप से आप उनके स्थान पर आप सम्मान ग्रहण करें। मैं प्लीज कॉल डॉक्टर प्रशांत सांडले। सभी का गांधी सेवा सम्मान का जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें सम्मानित कर रहे हैं, शुक्रिया आप सभी आदरणीय लोगों का। और आप लोग सुन के वैसे पकी गए होंगे कि नमस्कार कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस तरह की चीज़ें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सभी फोन भी काट देते हैं और गुस्सा भी करते हैं काफ़ी, यही सब हमारा काम है। ऐसे ही हम लोगों को इरिटेट कर रहे हैं आजकल। सो मैं ये कहना चाहूँगा 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये काफ़ी ज़रूरी है अभी के लिए। तो शुक्रिया सभी का, थैंक यू। ठंडी बड़ी लग रही है, कुछ आवाज़ निकल नहीं रही है। मैंने इधर काफ़ी सारे लॉकडाउन में काफ़ी सारा कोरोना के लिए भी मैंने वॉइसिंग करी थी। हेल्प फॉर ह्यूमैनिटी एक ऐप है, उसके लिए भी आया था हमारे पास। तो अभी कुछ लाइनें तो याद नहीं आ रही है सर, बहुत सारी ठंडी लगा दी और सब भूल गया है मुझे, सॉरी उसके लिए। और क्या बोलूँ, अभी आप लोगों ने इतना अच्छा बोला है, इतने गुणीजन लोग सामने हैं, तो शुक्रिया सभी का, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, शुक्रिया। थैंक यू। Can you please have a big round of applause for Manish Tripathi ji? हमारे बीच में ITBI वसुंधरा ब्रांच के मैनेजर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, एक बार तालियां तो जोरदार। पैसे रहते हैं कि मैं अपने रास्ते डाल देती हूँ। नवीन सर कह रहे हैं कि जब पैसे नहीं होते तो वो अपनी तरफ से डाल देते, तो आप सब अकाउंट खुलवा लो, ऐसी फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो। थैंक यू मैम। Now may I please call upon stage the team of Grand Slam Developers Private Limited. और आगे बोला कि आगे सारे प्रोग्राम स्पॉन्सर करेंगे ना सर? Now may I please call upon stage Rakhi Bakshi ji. For everyone, all of you. फोटो जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो शायद मुझे ये प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। किए जा रहे हैं सजदों पे सजदे, ये फर्ज मोहब्बत अदा कर रहे हैं हम। हर एक लम्हा इस समाज की बेहतरी के खातिर, हम हर एक लम्हा हम सब की बेहतरी के खातिर। आदरणीय गुणीजन ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहे और हम कर रहे हैं। हमारे बीच में एशिया टाइम्स के एडिटर जौहर जेदी जी भी हैं, हमारे हर प्रोग्राम को कवर करते हैं, उनके संपादक खुद हमारे बीच में। उनसे आग्रह करूँगा जौहर जी।
हमारे बीच में डॉक्टर कमर गुजरानी जी भी हैं, हमारे साथी हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा। आइए कमल जी। सर ठंड लग रहा है, थोड़ी और ज्यादा होती जा रही है और जितनी ठंड बढ़ रही है उतनी तालियां कम होती जा रही है ना। एक बार दिखाओ होगा ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। वाओ, डू वी हैव समवन फ्रॉम हिमालय हाइड्रो? For coming and making this event very successful. First of all, offline, we all are here and wish you all luck. God bless you all. Like to thank media partners, Rakhi ji, and all my sporting coordinators who were helping us to making this event very successful. Looking forward to meeting you all again as we do this event now on the regular basis every month. So create more awareness and some new topics every time. God bless you. Have a nice year ahead. Wish you a very happy new year. Hello. Please join us for the high tea. It's in the next hall. Looking forward to you. Thank you so much everyone. जाते जाते डॉक्टर सुनील सागर जी, आज जो कार्यक्रम मेडिकल एसोसिएशन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो प्रयास किया गया है ये बहुत ही सुंदर प्रयास है और ये बहुत नीडिड प्रयास है। इनफैक्ट हम बहुत दिनों से, बहुत अरसे से एक प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे थे जिसपे आके हम ये बता सकें कि सभी पैथिस को सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट का जो प्रयास है कि आयुष मिनिस्ट्री ने बनाया और इसमें ये पहली संस्था है जिसने ये कदम उठाया है और मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के कदम और भी उठाते रहना चाहिए। इसके लिए मिसेस बेदी को सराहनीय। डॉक्टर साहब, जब कोरोना पीरियड खत्म हो रहा है लगभग, तब लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, किस तरह से रहना है अपने जीवन? देखिए, कोरोना ने जो हमको सिखाया है एक नया जीवन सिखाया है और नेचर की क्या पावर है वो सिखाई है। हमारे को परिवार में रहना सिखाया है, पर उसने ये बताया है कि आप जो दिखावे में विश्वास मत करिए। नेचुरल जो वास्तविक है, जो नेचर में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनकी बात करिए। ऐसा कोई समय नहीं आया होगा आपके पास कोरोना के बीच में जबकि ऐसा कोई परिवार नहीं हुआ होगा कि जिसने के एक साथ रहने की चेष्टा ना की हो और रह के उसका लाभ ना उठाया हो। ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसे हमारा व्यस्त जीवन जो है, जो व्यस्त का व्यस्त जीवन जिसमें कि हमारे को ये लगता ही नहीं था। फादर अपनी जगह चले गए, मदर अपनी जगह चले गई, ब्रदर अपनी जगह चला गया, सिस्टम आपस में बात भी नहीं करते थे। ये कोरोना ने एक जीवन सीखना सिखाया कि डाइनिंग टेबल बैठ के खाना कैसे खाया जाता है, आपस में मिलके कैसे रहा जाता है, आपस में भाईचारा कैसे होता है। कोरोना ने हमको ये सिखाया कि जब कोई भी रिसोर्सेज, जबकि हम सोचते थे अगर घर में मेड सर्वेंट नहीं काम कैसे होगा, लेकिन उसने ये सिखाया कि मेड सर्वेंट ना भी हो तो भी काम करना है। ये जो उपलब्धि है, बहुत नुकसान किया होगा कोरोना ने, लेकिन जो उसका लाभ मिला है हमारे जीवन में जीवन यापन करने में वो बहुत अच्छा है। मैं अभी बोल रहा था कि जब बच्चों को स्कूल में ना जाके घर पे शिक्षा मिलती थी तो जो बच्चे की माँ या बच्चे का बाप या बच्चे का फादर जो है उसका भी रिफ्रेशर कोर्स हो गया, उसको भी एजुकेशन का ज्ञान मिल गया उसको जो, और अब वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना की जो मेडिसिन है कोवैक्सीन और दूसरी मेडिसिन आ गई है, लेकिन जब सबसे पहले डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ को लगेगी, लेकिन फिर भी जिस स्पीड में लगनी चाहिए थी वो स्पीड में क्यों नहीं लग पा रही है, या तो मतलब जो मेडिकल स्टाफ है वो क्यों नहीं लगवा रहा है इस तरह की मेडिसिन? देखिए, एक सोच का विषय है। हिंदुस्तान, अगर कोई मेरे से पूछे या आपसे पूछे कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ रुपया लास्ट सेंसस के मुताबिक है। 130 करोड़ की आबादी है और उसमें 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। इसका मतलब 2.5% लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। अगर वो 2.5% लोगों को ही वैक्सीन देना है तो 2 या ना 2 का फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि अभी तक ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं
क्या अगर मेरे से ये पूछे एज ए डॉक्टर मेरे को ये पूछे या मेरे से एज एडमिनिस्ट्रेटर ये पूछे कि क्या ये वैक्सीन लगाने के बाद में मेरे को कोरोना नहीं होगा, तो उसका जवाब है कह नहीं सकते। क्या मैं ये कोई मेरे से पूछे क्या जब मैं ये इंजेक्शन ले लिया है तो क्या मैं आपको ये डिजीज ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उसका जवाब है मैं नहीं बता सकता। क्या मेरे को इंजेक्शन लगाने के बाद, अभी तो पहली डोज है, उसके बाद दूसरी डोज है, क्या मेरे को इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, मैं कहता हूँ मैं कह नहीं सकता। जब किसी चीज़ का जवाब कह नहीं सकता हूँ, कह रहे हैं हम, तो उस काम को आप क्यों करेंगे। दूसरा ये है कि मान लीजिए मेरे को कोरोना हो जाता है, जब मेरे को कोरोना हो जाता है तो क्या मेरा इलाज नहीं होता? क्या जब मेरे को हेल्थ वर्कर होते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद भी मेरे को अगर रिएक्शन होता है, क्या मेरा इलाज नहीं होगा? तो इसका मतलब ये कि जब किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है तो वो लोग संकोच करते हैं। दूसरा जो हमारी अप्रोच है, हमारी अप्रोच ये है कि इंजेक्शन किसको देना चाहिए। जब आप बीमार होते हैं तो आप अस्पताल में जाते हैं, आपका इलाज कौन करता है? हेल्थ के वर्कर करते हैं। आप ट्राई करने के लिए हेल्थ वर्कर को इंजेक्शन दे रहे हैं, अगर वो बीमार हो जाएंगे तो वो किसके पास जाएंगे? अगर मान लीजिए इसकी वजह अगर एक ऐसी अप्रोच ली जाती कि मेरे पास में 572 MPs हैं, वो MP सामने आते हैं, वो कहते हैं पहले हमको इंजेक्शन लगाइए, ताकि वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं कि हाँ देखो हम श्योर हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ आ जाओ, एक पंजाबी में ये कहती है कि चढ़ बेटा सूली पे भगवान भला करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बताइए। मेरा सेंटर जो मेरा हॉस्पिटल जो है ये इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए ईस्ट दिल्ली का एक ही हॉस्पिटल है मेरा हॉस्पिटल, जिसको कि सेंटर बनाया गया है, और उसमें 100 लोगों के लिए रोज इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था है, और लोग आगे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? उसका कारण यही है कि उनको लगता है कि करो या ना करो, फायदा ही कोई नहीं है इसको करने के लिए। एंड देन अगर कुछ हो गया तो तब क्या होगा? हेल्थ वर्कर ही बल्कि, और आप ये देखें कि अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 6 लोगों ने एम्स में इंजेक्शन लगाया, तो वो कॉन्फिडेंस क्यों देगा वो उसको? फिर जब आप ये काम कर रहे हैं तो ये उस न्यूज़ को, उस बात को आप देखिए, आप सेंसर तो कर नहीं सकते हैं, मीडिया स्वतंत्र है। अगर ये मीडिया ये इंफॉर्मेशन ना दे तो शायद ये पॉलिटिशियन जो है कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा धन्यवाद है मीडिया के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। आप देखिए कि जब सब जगह कोरोना फैल रहा था, मेरे मीडिया के भाई जो है तब भी वहाँ खड़े थे, अपनी जान की परवाह ना किए बिना, किसी डॉक्टरों की तरह। जो मीडिया का रोल है वो डॉक्टरों के रोल से कम नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। मेरे से अगर कोई पूछे, मान लीजिए मेरे को आप पूछते हैं कि सर मैं इंजेक्शन लगा लूँ, मेरे को नुकसान तो नहीं होगा, तो मैं कॉन्शियस के मुताबिक मैं आपको ये जवाब नहीं देता कि नहीं आप लगा लो, कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि डाटा ही नहीं है मेरे पास। आप मेरी बात तो सहमत होंगे। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं, कैसा लगा आपको? गांधी सेवा समिति की तरफ से गांधी सेवा सम्मान जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये वास्तव में बहुत मोटिवेशनल कार्यक्रम था, और इसमें जो पैनल डिस्कशन हुआ वो भी बहुत नॉलेज लोगों को देने के लायक था। मतलब बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय प्रोग्राम आज कंडक्ट हुआ। आप कुछ कोरोना के बारे में बताइए, किस तरह से एजुकेशन को लेकर आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, बताएं। कोरोना ने सबसे पहले तो हमें ये सिखाया कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगी। हम सभी टीचर्स ने दिन रात एक करके वो सब चीज़ें सीखी जो हमें नहीं आती थी, सीखी और कराई भी, और बच्चों को सिखाया भी। इसमें एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि बच्चे और पेरेंट्स में जो एक इस समय बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि पहले पेरेंट्स क्या करते थे कि स्कूल बच्चे को भेजा और काम ख़त्म, सारी जिम्मेदारी स्कूल की है। लेकिन अब चूँकि मदर्स ने, फादर्स ने साथ में बैठ के बच्चों को पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि ये भागीदारी आगे लंबे समय तक चलेगी, और हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हमें भी, शिक्षकों को भी मदद करेगी और बच्चों को भी बहुत मदद करेगी। थैंक यू। बताइए डॉक्टर पीयूष जी आप। हाँ, मैं सबसे पहले मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये अहमियत समझी कि जो कोरोना के काल में हमारे फ्रंट वॉरियर्स थे, कोरोना वॉरियर्स थे, मेडिकल
फ्रेटर्निटी से, जर्नलिज्म से, पत्रकार, एजुकेशन से, इन सबको एक मंच पे इकट्ठा किया और उनको सम्मानित किया। साथ के साथ मैं ये सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि जैसे हम सब इंडियंस और भारतीय ये जानते हैं कि पूरे विश्व में हमने ज्ञान दिया है, हमारे वेद, हमारे जो हमारे पुरातत्व ग्रंथ हैं, उसी में से आयुर्वेद भी उत्पन्न हुआ और हमने ये देखा कि कोरोना काल में एलोपैथिक जहाँ क्रिटिकल केसेस को आईसीयू में अपना कर्तव्य निभा रहे थे, वहीं आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी धरातल से जुड़े हुए लोगों को कई तरीके से चिकित्सा मुहैया करा रहे थे और काफ़ी केसेस में हमने देखा कि आयुर्वेद ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जल्दी से जल्दी उनको स्वस्थ किया। और इम्यूनिटी की अहमियत आज सब लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बीमारियां तो आगे भी आएंगी, कई तरीके के वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन आगे भी आएंगे और चलते रहेंगे, लेकिन अगर हम मनुष्य, हम अपने परिवार में सब लोग ये समझ लें कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, कई तरीके के हर्ब्स हैं, कई तरीके की घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, अदरक की बात हुई, जिंजर की बात हुई, आंवला है, तो ये सब अगर हम डेली रूटीन में सेवन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, हमारे परिवार में सब स्वस्थ रहेंगे और ऐसी कई बीमारियों, कई इन्फेक्शंस और कई पैंडेमिक से हम सारी ज़िंदगी अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनी हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आज हमने गांधी सेवा अवार्ड ऑर्गेनाइज किया। गांधी सेवा अवार्ड हमने एक पैटर्न पे किया कि जो अभी 8-9 महीने में डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों ने काम किया, उन्होंने क्या योगदान दिया सोसाइटी से रिलेटेड, उनको हम एक मोटिवेशन लेवल के हिसाब से उनको अलग अलग सेक्टर्स हर कंपनीज़ के हिसाब से, बेशक वो कॉर्पोरेट हो, सोशल है, इवेंट्स हैं, हर कंपनी को, हर मेडिकल सेक्टर को हम लेकर आए, उनसे समझा कि उनको क्या दिक्कत आई, उन्होंने किस हिसाब से योगदान दे के इनको चीज़ों को वर्कआउट किया, उनको हमने आज अवार्ड्स दिए। एक पैनल डिस्कशन भी रखी गई कि हमारे हेल्थ केयर ने कितनी योगदान किया, उसके अलावा आगे फ्यूचर में हम हेल्थ केयर को किस वे में देखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी हमने वर्किंग और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए जो हम आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी रखना चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको सोचा जाए, उन व्यूज़ को उनके ऊपर वर्क किया जाए। तो मेडिकल एसोसिएशन जो है वो किस तरह से आगे फ्यूचर में काम करेगी, क्या काम करेगी, कैसे करेगी? मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन बेसिकली हम जो प्लान कर रहे हैं, हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स आगे लेके आना चाह रहे हैं। तो मैं तो मेडिकल अवेयरनेस, यंगस्टर्स से रिलेटेड, एल्डर्स से रिलेटेड, जैसे आजकल बहुत डिप्रेशंस वगैरह का है, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया हो गया है, इन सब चीज़ों में हम हेल्थ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपना आयुर्वेदा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब पे हम मंथली प्रोग्राम्स करने की सोच रहे हैं, जिसको एक और अवेयरनेस के हिसाब से एक अच्छे वे में और लाया जाए, इस लोगों को और यंगस्टर्स को पता चले कि इसको आगे कैसे चीज़ों को प्लान किया जा सकता है। थैंक यू। सत श्री अकाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल निज़ामी ब्रदर्स फ्रॉम दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, वहाँ के हम लोग दरबारी कमाल हैं। आज यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारी गहलोत साहब और ऑल टीम बहुत अच्छा अवेयरनेस कार्यक्रम रहा। यहाँ पर जो पिछले हालात कोरोना से हम लोगों ने देखे, तो सारा डिस्कशन पैनलिस्ट हुआ, ये सब हुआ, बहुत अच्छा यहाँ पर आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये भी कहा जाता है कि म्यूज़िक के अंदर और गानों के अंदर, कव्वाली के अंदर एक ताकत होती है कि वो बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। ऐसे इसको कहाँ तक सोचते हैं आप, कैसा ही? ये बिल्कुल सही कहा है कि म्यूज़िक से कई बीमारियाँ हमारे बड़े भाई आलम से गुजारते हैं, ये म्यूज़िक से, संगीत से का जो असर होता है वो बहुत दूर तक जाता है। संगीत का असर बीमारी के लिए भी बहुत लाभदायक है और इसका असर जानवरों पर भी होता है। तो आदमी, पुरुष, ये तो अलग बात है, इसका असर, संगीत का असर, एक संगीत ऐसी शैली है जो अपने आप में असरदार है। तो कोरोना के अंदर जो यहाँ पे आप अपने बातें करें की बात की या मेडिकल की बात की, दवाई की, कोरोना की जो वैक्सीन आई है उसको लेकर आप क्या लोग लगाएंगे?
अलग अलग राय वैक्सीन के ऊपर आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो है तो आप अपने माध्यम से एक संदेश दीजिए पूरे देश को कि कोरोना वैक्सीन सभी लगवाएं। वैक्सीन लगवाएँ, बिल्कुल लगवाएँ। और क्योंकि हम हैं कलाकार, आजकल जो खबरें फैल रही हैं जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हम तो संगीतकार हैं, संगीतकारों को और पॉलिटिशियन से बहुत दूर रहते हैं। आर्टिस्टों की दुनिया है सर, वो बिल्कुल अलग सिर्फ म्यूज़िक में रहती है, तो हमारा दूर से दूर तक चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको चाहने वाले भी तो बहुत हैं, वो तो हमारे चाहने वाले बेशक हैं। तो ये है कि काम चल रहा है कोरोना के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता कोरोना बीमारी खत्म भी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इवेंट भी शुरू हो रहा है। धन्यवाद।